Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in this video we are going to discuss about the second Anglo-Maratha War that was fought in between 1803 to 1805. कहीं कहीं आपको 1805 की जगह 1806 भी मिलेगा, तो आप इसको ऑब्लिक कर लीजिए 1805 ऑब्लिक 1806, लेकिन इतना चिंता नहीं करना है। टाइम को लेके रफ आइडिया एक रखिए कि 1803 से 1805-6 तक लड़ा गया, ठीक है। जबकि प्रथम एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1775 से 1782 तक, ठीक है। और इसके बाद 20 वर्षों के अंतराल के बाद द्वितीय एंग्लो मराठा वॉर शुरू होता है। और इन 20 वर्षों में दक्षिण भारत में बहुत सारे परिवर्तन होंगे। ये परिवर्तन क्या होंगे, हाँ, आपको मैं अभी बताऊंगा। मराठों की स्थिति क्या होगी, अंग्रेजों की स्थिति क्या होगी, निजाम की स्थिति क्या होगी, हाँ, मैसूर की स्थिति क्या होगी, अभी सारा मैं बताऊंगा, ठीक है। आप देखिए, पहला एंग्लो मराठा वॉर, दूसरा, और इसमें एक तीसरा एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ एंग्लो मराठा वॉर में, जो कि 1817 से 1818 तक लड़ा गया, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। लेकिन इस वॉर को समझने के पहले और प्रथम वॉर के बाद जो दक्षिण भारत की स्थिति में परिवर्तन होता है उसको समझने के लिए थोड़ा हम पहले प्रथम वार को एक बार 4-5 मिनट में देख लेते हैं, सो डैट यू गेट वेल कनेक्टेड विद दिस टॉपिक। तो यहां देखिए, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है 1775 से 1782 तक लड़ा गया, एंड दिस वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ सलवाई इन 1782। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि क्या रही और फाइनली क्या हुआ? फाइनली तो यही सलवाई के साथ, ट्रीटी ऑफ सलवाई के साथ, सलवाई की संधि के साथ खत्म हुआ था ये वार। लेकिन पृष्ठभूमि देख लेते हैं और क्या क्या हुआ था, थोड़ा इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। देखिए, पानीपत का थर्ड बैटल 1761 में होता है, किसके किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, ठीक है। और इसमें मराठों की जबरदस्त हार होती है, धन जन की जबरदस्त क्षति होती है, हाँ, बड़े बड़े टेरिटरीज मराठों के हाथ से निकल जाएगा, तो मराठे बिल्कुल कमजोर हो जाएंगे। और इसमें कोई ऐसा परिवार नहीं था इस युद्ध में, मराठा परिवार, कोई ऐसा मराठा परिवार नहीं था जिससे कम एक व्यक्ति की मृत्यु ना हुई। तो इस जबरदस्त हार के बाद जो पेशवा है उस समय के, बालाजी बाजीराव, ठीक है, मराठा साम्राज्य में पेशवा होता था, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। शौक में, सदमे में, इस हार के सदमे से इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये पेशवा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हाँ, जब फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में पढ़ा रहा था डिटेल में, तो मैंने बताया था कि देखिए, मराठा साम्राज्य का, शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, और शिवाजी छत्रपति होते थे, यानी राजा जो होता था मराठा साम्राज्य में, वो होता था छत्रपति, और उसका प्रधानमंत्री होता था पेशवा। हाँ, छत्रपति राजा और पेशवा जो होगा छत्रपति का, यानी राजा का प्रधानमंत्री होगा। देखिए, शिवाजी की मृत्यु के बाद कुछ दिनों तक तो छत्रपति का जो पद है वो चलता रहा, लेकिन आगे आने वाले समय में, हाँ, देखेंगे आगे आने वाले वर्षों में छत्रपति का जो पद है वो खत्म कर दिया जाता है, और छत्रपति का स्थान ले लेता है पेशवा, यानी प्रधानमंत्री। यानी वो पेशवा जो है, जो प्रधानमंत्री है, वही अब मराठा साम्राज्य का सर्वे सर्वा बन जाता है। तो देखिए, बालाजी बाजीराव वही पेशवा थे, और ये सर्वे सर्वा थे मराठा साम्राज्य के। तो इस हार के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी सदमे से, और इनकी मृत्यु के बाद जब पेशवा का पद खाली होगा तो इनके दो बेटे हैं, तो पहले माधवराव प्रथम को पेशवा बनाया जाएगा, फिर माधवराव प्रथम की भी मृत्यु हो जाती है 1772 में, फिर उनके भाई नारायण राव को पेशवा बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पेच है, नारायण राव का एक चाचा है रघुनाथ राव, इसी को राघोआ भी कहा जाता था, ठीक है। ये पेशवा बनना चाहता था, लेकिन नारायण राव को बना दिया जाता है। अब ये क्या होगा कि रघुनाथ राव षड्यंत्र के तहत इसकी हत्या करा देता है और अपने आप को घोषित करता है कि ये पेशवा है। लेकिन यहाँ पर दो मराठा सरदार थे, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया, हाँ, ये इसके प्लान को फेलियर कर देते हैं, और इन्होंने क्या किया कि नारायण राव का एक नाबालिग बेटा है माधवराव द्वितीय, इसको ये पेशवा बना देते हैं। अब देखिए, ये तो नाबालिग है, सत्ता चला नहीं सकता है, तो इसके लिए नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया जैसे मराठा सरदार जो है, ये क्या करते हैं, एक बारभाई काउंसिल का निर्माण करते हैं। हाँ, बारभाई परिषद उसको कहते थे, जिसमें 12 सदस्य होते थे। और वो किस लिए बनाया जाता है? उस काउंसिल के ये प्रमुख 2 सदस्य यही थे, बारभाई काउंसिल के। और ये किस लिए बनाया गया था? क्योंकि ये माधवराव सेकंड जो है नाबालिग है, सत्ता नहीं चला सकता, तो संचालन बारभाई काउंसिल के द्वारा मराठा साम्राज्य का किया जा रहा था, इसको पेशवा की गद्दी पर बैठाकर। ये बात राघोआ को रास नहीं आ रही थी, ये चाहता था कि इसको भी हटा दिया जाए और ये पेशवा बन जाए।
ठीक है। लेकिन जब नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया ने रघुनाथ राव के प्लान को फेलियर कर दिया माधवराव सेकंड को पेशवा बनाकर, तो फिर ये रघुनाथ राव चला जाता है अंग्रेजों के पास और कहता है भाई आप हमको पेशवा बनाने में मदद कीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि राघोआ, और ये जो राघोआ है और यहाँ अंग्रेजों की यहाँ बंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, बंबई काउंसिल है, तो बंबई काउंसिल के साथ ये क्या करता है कि एक संधि कर लेता है। ठीक है, राघोआ जिसको सूरत की संधि कहते हैं 1775 में, और उसमें यह तय होता है कि अंग्रेज जो हैं ये बंबई काउंसिल के साथ होता है। ठीक है, वो अंग्रेज जो हैं इसमें तय होता है इस संधि में कि अंग्रेज जो हैं वो राघोआ को मदद करेंगे इसकी जगह पर पेशवा बनाने। ठीक है, ये संधि हो गई। लेकिन बाद में क्या होता है, नाना फडणवीस और यहां कलकत्ता प्रेसिडेंसी में बैठ रहा है कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। आपको मैं बताऊं 3 प्रेसिडेंसीज, कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी उस समय। तो देखिए इनका जो ट्रीटी हुआ था ये बंबई काउंसिल के साथ हुआ था। लेकिन आपको मैं बताऊं कि 1773 में, उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो गवर्नर जनरल है, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है और उसमें कहा जाता है कि जो बंगाल का गवर्नर है वो अब गवर्नर जनरल होगा। बंगाल का गवर्नर जो होगा वो गवर्नर जनरल होगा और वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही ये बंबई प्रेसिडेंसी भी आ जाएगी और ये मद्रास प्रेसिडेंसी भी आ जाएगी। यानी कि सब कुछ ये बंगाल प्रेसिडेंसी जो है इसी के अधीन ये बंबई प्रेसिडेंसी भी होगी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी भी होगी। लेकिन रघुनाथ राव का जो संधि हुई थी सूरत की वो बंबई प्रेसिडेंसी के साथ हुई थी। लेकिन ये बात वॉरेन हेस्टिंग्स जो कलकत्ता में बैठा हुआ था गवर्नर जनरल, सब कुछ ये प्रेसिडेंसी तो अब वॉरेन हेस्टिंग्स के अधीन आ रहा था। ठीक है, तो वो इस बात को पसंद नहीं करता कि ये बंबई काउंसिल ने ऐसा ट्रीटी कर लिया है रघुनाथ राव के साथ और राघोआ के साथ। तो ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स है यहाँ पे बंगाल में, वो इस बात को खारिज कर देता है और फिर नाना फडणवीस के साथ बंगाल प्रेसिडेंसी की एक संधि होती है, पुरंदर की संधि 1776 में, और उसमें यह मान लिया जाता है कि माधवराव सेकंड ही पेशवा होगा। ठीक है, माधवराव सेकंड ही पेशवा होगा। ठीक है, ये यानी कि रघुनाथ राव का प्लान फिर फेल हो जाता है। यानी यहां तक आप देखेंगे कि जो बंगाल काउंसिल है वो रघुनाथ राव के माधवराव सेकंड के पेशवा बनने के ही फेवर में है, इसके फेवर में नहीं है। हाँ, हालांकि बंबई प्रेसिडेंसी बात नहीं मानती इसकी और युद्ध छिड़ जाता है और बाद में कई दौर के युद्ध आप इसमें देखेंगे। लेकिन फाइनली जो अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध होगा, हाँ फाइनली जो है ये अंग्रेज भी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलिए इनको पेंशन दे दिया जाएगा और माधवराव सेकंड जो हैं वो पेशवा बने रहेंगे। ये सलवाई की संधि में तय हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक ये कहानी है कि जो सलवाई की संधि से प्रथम युद्ध खत्म होता है उसमें माधवराव सेकंड को पेशवा मान लिया जाता है। बाकी क्या क्या चीजें डिटेल हुई थी उतना डिटेल में हम जाएंगे तो आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं जब आप प्रथम एंग्लो मराठा वॉर वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ सब कुछ डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। बस आपको यहाँ इतना समझना है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1775 में शुरू होता है, 1782 में सलवाई की संधि के साथ खत्म हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि अंग्रेज जो हैं वो माधवराव सेकंड को पेशवा मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो रघुनाथ राव राघोआ जो पेशवा बनना चाहता था इसको ये पेंशन देकर बैठा देते हैं। यहां तक की बात हमने समझ ली। अब इसके बाद देखेंगे कि ये 20 वर्षों का गैप होता है और इस समय राजनीतिक परिस्थितियां कैसे बदलती हैं। अब आप देखिए, आप देखेंगे कि यहां पर निज़ाम है, यहां पर निज़ाम है। ठीक है, यहां पर निज़ाम है, हैदराबाद का निज़ाम। ठीक है, यहां पर परिस्थितियां कैसे बदल रही है देख लीजिए। निज़ाम है और निज़ाम के साथ 1798 में इस युद्ध के बाद देखिए
1798 में, ठीक है, यहां पर सहायक संधि हो जाती है निजाम के साथ। सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस अंग्रेज करते हैं निजाम के साथ, हैदराबाद के निजाम के साथ। कब? 1798। ठीक है, कौन है यहां पर? निजाम है। अब 1798 में इनके साथ होता है, और मैसूर की स्थिति आप देखेंगे तो 1799 में मैसूर के साथ भी सहायक संधि हो जाएगी। अब यहां पर आप देखिए कि ये है मैसूर, ठीक है, ये है मैसूर, ये है मैसूर। ये मैसूर की स्थिति को अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुए, 4 आंग्ल मैसूर वॉर। आंग्ल मैसूर युद्ध, और ये कब कब हुए देखिए, 1767 से 69, फिर 1780 से 84, फिर 1790 से 92, और फिर 1799। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में होती है, और यहां पर कौन है? ये पूरा मराठा है। यहां पर देखिए मराठा, ये लगभग पूरा है मराठा, तो यहां से लेकर यहां तक फैले हुए थे, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं मराठा साम्राज्य यहां पर है। मराठा, ये मराठा है यहां पर। ठीक है, निजाम को थोड़ा और बड़ा आप बना सकते हैं, निजाम, ठीक है ना, ये निजाम, ठीक है, ये निजाम हो गया, ये मराठा हो गए। तो आप अब देखेंगे कि सलबाई की संधि के साथ 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ, और ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म होने के बाद 20 साल तक अंग्रेज और मराठे नहीं भिड़े आपस में, क्योंकि देखिए 1803 से ये युद्ध शुरू होता है। ठीक है, सेकेंड एंग्लो मराठा वार। ये क्यों नहीं भिड़े? क्योंकि इन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत ही सलबाई की संधि की थी, ये जो सलबाई की संधि है, क्योंकि इनको पता था कि अगर मराठों से भी ये लड़ते रहेंगे, और मैसूर से इनकी लड़ाई देखिए, पहला युद्ध 1767 से 69 तक हुआ था, और दूसरा युद्ध 1780 से 84 तक। तो जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है, लगभग वही समय है द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर का, और आप देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब खत्म होता है, हाँ, उसके बाद ये दूसरा युद्ध तो एंग्लो मैसूर युद्ध खत्म होता ही है, उसके बाद 2 और युद्ध खत्म हो जाते हैं, हाँ, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के पहले, क्योंकि सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 में शुरू होता है, और आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में खत्म हो गया, और पूरा मैसूर जो है वो हड़प लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, पूरा मैसूर जो है वो अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाता है। तो इस युद्ध और इस युद्ध के बीच में बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं। आप देख रहे हैं कि 1798 में सहायक संधि होती है निजाम के साथ, हाँ, और अंग्रेज इसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते हैं, हैदराबाद के क्षेत्र को। हाँ, अब आप पूछेंगे सहायक संधि क्या है? ये भी मैं बता चुका हूं, हाँ, डिटेल नहीं बताया है, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि देखिए लॉर्ड वेलेस्ली इस सब्सिडियरी अलायंस को लेकर आया था, और इसमें कहा जाता था कि देखिए कि अंग्रेजों के साथ, मान लीजिए अंग्रेजों के साथ ये कोई राज्य है, इस सहायक संधि में आ गया, सहायक संधि में आ गया। ठीक है, तो सहायक संधि में अंग्रेज कहेंगे क्या कि हम जो है आपको देंगे प्रोटेक्शन, इस राज्य को कहेंगे कि प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन कैसे देंगे? कि यहां पर हम अपनी सेना रख देंगे, अंग्रेज अपनी सेना रखेंगे। ठीक है, और इस राज्य को जो सहायक संधि अंग्रेजों के साथ कर रहा है, ये स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, तो जो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर रहा है, हाँ, वो अपनी सेना नहीं रख सकता, अब अंग्रेज अपनी सेना रखेंगे, और इस राज्य को इस सेना का खर्च भी वहन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ये राज्य कोई भी, हाँ, दूसरे यूरोपीय शक्तियों से ये कोई संधि नहीं कर सकता, हाँ, किसी को अपने यहाँ
नौकरी पे नहीं रख सकता किसी दूसरे यूरोपियंस को अंग्रेजों के अलावा, ठीक है। उसके अलावा ये किसी भी बाहरी और मतलब विदेशी और देशी शक्ति के साथ ये संधि या युद्ध नहीं लड़ सकता। सब निर्णय ये अंग्रेज ही लेंगे। तो अब देखिए अंग्रेज अपनी सेना भी रख रहे हैं, हाँ, इन्हीं से खर्च भी ले रहे हैं इस सेना का। इनका सेना भी खत्म कर दिया इन्होंने, और कह रहे हैं कि जो भी डिसीजन होगा युद्ध का, संधि का दूसरे देशों के साथ या देसी शक्तियां हो या विदेशी शक्तियां हो, जिसके साथ भी आप कुछ भी करते हैं युद्ध संधि, वो सब इनके अप्रूवल के बगैर नहीं होगा। और इसके लिए इन्होंने यहां पर एक रेजिडेंट भी रख दिया, ठीक है, यहां पर रेजिडेंट भी एक रख दिया। ये कह के रखा कि ये जो है ये प्रोटेक्शन देगा आपको, आपकी बातों का ख्याल रखेगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या होता था कि वो रेजिडेंट जो होता था इन पे निगरानी रखता था, इनकी एक्टिविटीज पर, इसके लिए था। तो अंग्रेजों की एक चाल थी। तो सब्सिडियरी अलायंस के जरिए इन्होंने क्या किया, ये पूरे राज्य को हड़प लेते थे सहायक संधि के द्वारा। सहायक संधि इस राज्य ने कर लिया अंग्रेजों के साथ, तो अब अंग्रेज क्या करेंगे, अपनी सेना यहां रख देंगे, इसकी सेना भंग हो गई। हाँ, कहेंगे किसके साथ आपको युद्ध करना है हम निर्णय लेंगे, किसके साथ संधि करनी है हम निर्णय लेंगे, लेकिन हम आपको सुरक्षा देंगे। तो एक तरह से अंग्रेजों ने क्या किया, इस राज्य को हड़प लिया, ठीक है, ब्रिटिश कब्जे में चला गया। जब वही डिसीजन ले रहा है, एक तरह से हमने अपनी विदेश नीति, हाँ, गृह नीति, सब कुछ इनके हाथों में सौंप दी ना अंग्रेजों के हाथ में इस संधि को करके, तो इनके हाथ में ही चला गया। तो पहला हो गया निजाम के साथ सहायक संधि 1798 में, और फिर जब 1799 में हाँ टीपू सुल्तान की डेथ होती है और मैसूर की हार हो जाती है, तो उसके बाद मैसूर के साथ भी ये कर लेते हैं क्या, यहाँ पर मैसूर के साथ भी, मैसूर भी आ जाता है, मैसूर प्लस इंग्लिश, ये क्या कर लेंगे अंग्रेज, सहायक संधि, सहायक संधि, ठीक है। हुआ क्या था कि यहाँ पर मैसूर में जब टीपू सुल्तान हार गया, तो यहाँ पे जब मैसूर की शुरुआत हुई थी, उदय हुआ था, तो यहाँ पर वाडियार वंश था। तो वाडियार वंश के ही एक नाबालिग को ये गद्दी पर बैठा देंगे, कौन, अंग्रेज, टीपू सुल्तान की हार के बाद, और गद्दी पर बैठाने के बाद ये नाबालिग है, उससे सहायक संधि पे हस्ताक्षर करा लेंगे। तो निजाम चला गया 1799 में, मैसूर अंग्रेजों के पास चला गया। हाँ, यहां पर आप देख रहे हैं कि बंगाल में ये बक्सर की लड़ाई के बाद ये बंगाल में अंग्रेज है 1764 में ही, ये 1764 से ही अंग्रेज यहां पे बंगाल में है, ठीक है ना। यहां पे पलासी इन्होंने जीती थी 1757 में, तो पलासी में अपना एक बेस बना लिया बंगाल में, और फिर बक्सर 1764 में, और इस बक्सर की लड़ाई के बाद इनको मिल जाती है दीवानी बंगाल की। उस समय बंगाल में आज का बांग्लादेश भी था, और आज का पश्चिम बंगाल भारत में जो है वो था, हाँ, आज का झारखंड, बिहार, उड़ीसा सब उस समय बंगाल के हिस्सा थे। तो दीवानी का मतलब क्या होता था, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी राजस्व वसूली का अधिकार भी यहां पर इनको मिल गया था। तो एक तरह से अंग्रेजों ने यहां पर बंगाल में भी अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली थी। तो पहले बंगाल में 1764 में के बाद इनको दीवानी मिलती है, ठीक है। 1798 में निजाम के साथ सहायक संधि हो जाती है। 1799 में मैसूर जो है सहायक संधि के द्वारा अंग्रेज हड़प लेते हैं, और उसके बाद इधर देखिए, इधर जो अवध था, अवध का नवाब भी था, अवध था यहाँ पर अवध। तो अवध का आप देखेंगे कि जो बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो उसमें कौन कौन था, बंगाल का भगोड़ा नवाब मीर कासिम था, जो कि पहुंचा था अवध, और अवध में कौन था यहाँ का नवाब, शुजाउद्दौला, ठीक है ना, शुजाउद्दौला था। तो ये अवध के साथ भी 1801 में सहायक संधि हो जाती है, सहायक संधि हो जाती है अंग्रेजों की। तो ये भी इनके साथ है। दिल्ली पे भी, यहां पे दिल्ली जो है, दिल्ली पे भी एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कहें कि अंग्रेजों का प्रभाव है ही। तो आप जो देख रहे हैं कि जो स्थिति बन रही है, ठीक है, देखिए ये पूरा बंगाल, ये पूरा जो है
आप देखेंगे तो ये पूरा बंगाल अंग्रेजों के पास चला गया, अवध अंग्रेजों के पास है, दिल्ली है ही, निजाम का क्षेत्र आ गया, ये मैसूर सहायक संधि के थ्रू अंग्रेजों के पास है। हाँ, ये सहायक संधि के थ्रू हैदराबाद का क्षेत्र जो है ये अंग्रेजों के पास है। ठीक है, तो 1782 के बाद जब प्रथम एंग्लो मराठा वॉर खत्म होता है और द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध शुरू होता है, इस 20 वर्षों के अंतराल में देखिए क्या परिवर्तन आ चुका है। हाँ, हालांकि 1775 में ये तो पलासी तो पहले से ही जीत चुके हैं, लेकिन 1764 में ही आ गया था, पहले ये बक्सर यहाँ की दीवानी आ गई थी। तो लेकिन इसके बाद इनको देखिए 1798 में निज़ाम का क्षेत्र हैदराबाद मिलता है, मैसूर मिलता है, फिर अवध के साथ भी 1801 में सहायक संधि हो जाती है। तो टोटल इसको मिला के अगर देखें तो ये सारा यहाँ तक अब अंग्रेजों के पास है और अब एक ही सबसे ताकतवर देशी शक्ति यहाँ पे बची हुई है और वो हैं मराठे। ठीक है, तो होता क्या था देखिए, जब तक मैसूर से इन्होंने अपना निपटारा नहीं कर लिया तब तक ये मराठों के साथ इन्होंने दूसरा युद्ध शुरू नहीं किया, क्योंकि मैसूर बहुत स्ट्रॉन्ग था। आप जानते हैं हैदर अली का क्षेत्र था ये, और यहाँ पे हैदर अली ने, जब मैं आपको एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ा रहा था तो बताया था कि तमाम तरीके से हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को परेशान किया था। ठीक है, और जब मराठों से इनकी लड़ाई चल रही थी तो बड़ी आसानी से मैसूर और हैदर अली जो थे ना, वो मराठों को क्या करते थे, मराठों को और निज़ाम को अंग्रेजों से अलग कर देते थे। लड़ाई के वक्त अंग्रेज अकेले पड़ जाते थे, फिर मैसूर जो है उनके लिए, अंग्रेजों के लिए मुश्किलें खड़ी करता था। तो इसलिए इन्होंने भांप लिया था कि जब तक मैसूर का निपटारा ये नहीं कर लेते, जब तक मैसूर से नहीं निपट लेते, तब तक ये इस युद्ध के बाद मराठों से दूसरी लड़ाई नहीं करेंगे। और इसी स्ट्रेटेजी के तहत इन्होंने सलबाई की संधि की, और सलबाई की संधि में इन्होंने युद्ध विराम, सलबाई की संधि से युद्ध विराम लग गया, और ये युद्ध विराम 20 वर्षों तक तब तक लगा रहा जब तक आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म नहीं हो गया। तो देखिए, आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में खत्म होता है और मैसूर को सहायक संधि के द्वारा ब्रिटिश राज में मिला लिया जाता है, और उसके बाद 1803 में फिर दूसरा युद्ध शुरू हो जाता है। तो बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली इन्होंने लड़ाई लड़ी थी मराठों के साथ। ठीक है, क्योंकि जानते थे कि मराठा जो थे सबसे बड़ी देशी शक्ति थे, सबसे ताकतवर देशी शक्ति थे भारत में, यानी भारतीय शक्ति थे, और इनको अगर स्ट्रेटेजिकली इनसे फाइट नहीं किया गया तो मराठों के साथ ये पूरी संभावना थी कि वो आगे जो है वो मुगलों को रिप्लेस कर देंगे, और अगर ऐसा हो जाता तो भारत में फिर अंग्रेज राज नहीं करते, मराठे राज करते। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया। ठीक है, देख लीजिए, हमने प्रथम लड़ाई की बात कर दी, पानीपत की लड़ाई में कैसे बालाजी बाजीराव, हाँ, पानीपत का थर्ड बैटल, हाँ, मराठों की हार, बालाजी बाजीराव की मृत्यु। ठीक है, उसके बाद माधवराव पेशवा, फिर नारायण राव पेशवा, हाँ, लेकिन फिर यहाँ से डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा। रघुनाथ राव, इसका जो चाचा है, या इसको राघवा भी कहते हैं, ये चाहता है पेशवा बनना, लेकिन नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया की चालाकी से नारायण राव के बेटे माधवराव सेकंड को पेशवा बना दिया जाता है, और फिर यहीं से आंग्ल मराठा युद्ध का जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो जाती है। और फिर मैंने बताया कि किस तरह से आपको देखेंगे कि फाइनली जो है प्रथम युद्ध में सलबाई की संधि के साथ ही मराठे जो है मान लेते हैं कि माधवराव सेकंड ही पेशवा होगा, और ये जो होगा इसको पेंशन दिया जाएगा केवल। ठीक है, और उसके बाद की स्थिति हमने देख ली कि क्या क्या स्थिति हुई। और प्रथम वार खत्म होने के बाद, यानी 1782 से लेकर जब दूसरा 1782 में जब प्रथम वार खत्म होता है और दूसरा वार जो कि 1803 में शुरू होता है, इन 20 सालों के अंतराल में 1782 से 1803 के बीच जो 20 वर्षों का अंतराल रहा, इस बीच अंग्रेजों ने भारत के किन किन क्षेत्रों पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव जमा लिया, उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। तो ये देख ही लिया कि 1782 में जब संधि होती है सलबाई की, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध के बाद, उसकी स्थिति ये है कि 1798 में निज़ाम सहायक संधि के थ्रू
अंग्रेजों के नियंत्रण में है। मैसूर सहायक संधि के थ्रू 1799 में अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाएगा। अवध 1801 में सहायक संधि के थ्रू अंग्रेजों के नियंत्रण में आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा पहले से ही ये बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल की दीवानी अंग्रेजों के पास है, यानी आज का बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सब उस समय इनके नियंत्रण में था। दिल्ली भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इनके प्रभाव में है। तो एक बहुत बड़े भाग पर अंग्रेजों का एक तरह से देखें तो नियंत्रण स्थापित हो चुका है और भारतीय शक्तियों में अब मराठा ही एकमात्र ऐसी शक्ति रह गए हैं जिनसे उनको निपटना है। तो सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध के कारणों को अभी हम आगे देखेंगे, क्या क्या कारण रहे और क्यों शुरू हुआ ये सब अभी हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी आप एक ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन। अभी तक हमने देखा कि 1803 के पहले और प्रथम युद्ध के खत्म होने के बाद 20 वर्षों के अंतराल में भारत में अंग्रेजों ने किन किन जगहों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि मराठों की स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए, मराठों की स्थिति में प्रथम युद्ध के बाद, देखिए हमने प्रथम युद्ध के बारे में सब कुछ चर्चा कर लिया था अभी, और यहां पर देखिए क्या होगा। यहां पर आप देखेंगे कि 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। यही मराठा सरदार हैं, हाँ, जिनकी वजह से देखिए ये सलबाई की संधि में जो मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई थी, इनका अहम रोल था। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सलबाई की संधि में जो नाम आएगा मराठों की तरफ से वो महादजी सिंधिया का होगा। तो इनकी मृत्यु हो जाती है 1794 में, इनकी डेथ हो जाएगी। और 1795 में, 1782 के बाद की स्थिति आप देखते रहिए, मराठों की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है। जो माधवराव सेकेंड जो पेशवा है, माधवराव द्वितीय, यही पेशवा बना था, राघोआ को नहीं बनने दिया गया था और माधवराव सेकेंड को बना दिया गया था। और अंग्रेजों ने भी सलबाई की संधि में माधवराव सेकेंड को ही पेशवा माना था और राघोआ को यानी रघुनाथ राव को पेंशन पे बैठा दिया था। तो माधवराव सेकेंड जो पेशवा है, इसकी भी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो नया पेशवा 1795 में ही कहीं 96 में देता है, तो कहीं 96 में देता है, कहीं 95 में देता है। तो ध्यान, मैं 1795-96 लिख देता हूं। अब बनेगा नया पेशवा जो होगा वो होगा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, बाजीराव द्वितीय ये पेशवा बन जाएगा, ये बनेगा नया पेशवा। ये बाजीराव पता है कौन है? बाजीराव द्वितीय। ये बाजीराव द्वितीय जो है राघोआ का ही पुत्र है। ठीक है, राघोआ जिसकी वजह से मराठों और अंग्रेजों में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, क्योंकि राघोआ या रघुनाथ राव जो था वो चला गया था अंग्रेजों के पास। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने बाद में इसे मान्यता दी थी पेशवा के रूप में। ठीक है, तो उसी राघोआ का बेटा है बाजीराव सेकेंड, ये अब पेशवा बन जाता है। ठीक है, ये पेशवा बन जाता है। लेकिन देखिए, पेशवा ये जब बन जाएगा तो ये बहुत ही कायर टाइप का व्यक्ति है और ये मनमानी करते रहता है। हाँ, बहुत ज़्यादा मराठा कॉन्फेडरेसी होता था, हाँ, जो यूनाइटेड था। कब तक? जब तक महादजी सिंधिया थे और नाना फडणवीस थे। ठीक है ना। तो देखिए 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाएगी, 95 में माधवराव सेकेंड जो पेशवा है उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर बाजीराव सेकेंड पेशवा बनता है। और आप देखेंगे कि 1800 में एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है नाना फडणवीस। इनकी भी मृत्यु हो जाएगी। अब इनकी मृत्यु जब हो जाती है तो देखिए
यही मराठा सरदार महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस दो ऐसी पर्सनालिटीज थे मराठों में जिन्होंने रघुनाथ राव को मनमानी नहीं करने दिया था और उन्होंने क्या किया था, माधवराव द्वितीय को पेशवा बना के ही माना था। अंग्रेजों को भी मजबूर किया था कि वो माधवराव सेकंड को पेशवा माने और सलबाई की संधि में अंग्रेजों को मानना पड़ा माधवराव सेकंड को पेशवा, ठीक है ना। लेकिन देखिए ये महादजी सिंधिया 1794 में गए और 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। यहां तक आपने समझ लिया। अब देखिए जब तक ये दोनों पर्सनालिटी थे मराठा महासंघ हुआ करता था, ठीक है। मराठा महासंघ यानी कि मराठा कॉन्फेडरेसी, ये बड़ा यूनाइटेड इन्होंने एक सूत्र में इनको रखा, एक सूत्र में बांध के रखा महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद ये जो है बाजीराव सेकंड, जब तक ये जिंदा थे तब तक तो ठीक ठाक था, लेकिन बाजीराव सेकंड अपना मनमानी करने लगता है और मराठा कॉन्फेडरेसी में संघर्ष शुरू हो जाएगा, मनमुटाव मतभेद शुरू हो जाएगा। मराठा, आप पूछेंगे मराठा कॉन्फेडरेसी को जरा समझा दीजिए। देखिए मराठा साम्राज्य जो था वो कई क्षेत्रों में बटा था, कॉन्फेडरेसी था, उनका महासंघ था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मराठा कॉन्फेडरेसी में ये है पूना, तो पूना में ही बैठता था कौन, पेशवा। यही मराठा कॉन्फेडरेसी का अध्यक्ष होता था, संघ का, महासंघ का पेशवा। उसके बाद देखिए यहां पर है ग्वालियर, यहां पर देखेंगे तो ग्वालियर, ग्वालियर में होते थे सिंधिया, सब मराठे हैं ये। उसके बाद इंदौर, इंदौर में होते थे होलकर। और यहां पर देखेंगे तो यहां पर होंगे भोसले, नागपुर में भोसले होंगे। यहां पे नागपुर में भोसले हो जाएंगे, यहां पर भोसले। तो ये याद रखिएगा, पूना, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर और नागपुर में भोसले। देखिए यही सब मिलकर एक साथ मराठा कॉन्फेडरेसी कहे जाते थे, मराठा संघ कहे जाते थे। थोड़ा बहुत मैप में आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक और था यहाँ पर गायकवाड़, यहाँ पे गुजरात में बड़ौदा, बड़ौदा में गायकवाड़, गायकवाड़। देखिए तो यही 5 जो थे ना मराठा संघ का निर्माण करते थे, सबको सम्मिलित रूप से मराठा कॉन्फेडरेसी या मराठा महासंघ कहा जाता था इनको, ठीक है। यहां पर देखिए जब तक महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस जैसे मराठा सरदार थे, ऐसी पर्सनालिटी थे कि इन्होंने पूरे संघ को मिला कर रखा, एक सूत्र में बांध कर रखा, यूनाइटेड रखा, ठीक है, इनमें एकता बनी रही। लेकिन जैसे ही 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है और पहले महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाएगी, तो ये जो पेशवा है, पेशवा बाजीराव, ये मनमानी करना शुरू कर देगा और फिर ये जो मराठा कॉन्फेडरेसी जो है इनमें बिखराव शुरू हो जाएगा। बिखराव का मतलब ये मनमुटाव शुरू हो जाएगा, मतभेद शुरू हो जाएगा और ये अपने आप को अलग कर दी जाएंगी इस पेशवा से। देखिए पेशवा ही मराठा, ध्यान रखिएगा, ये पेशवा जो है यही मराठा महासंघ का अध्यक्ष होता था, ठीक है, जो पूना में बैठता था। यही बाजीराव सेकंड जो है पूना में अध्यक्ष होगा, ठीक है, यही अध्यक्ष होता था। ध्यान रखिएगा, पूछ दिया जाए कि मराठा कॉन्फेडरेसी का अध्यक्ष कौन होता था, तो पेशवा होता था, सर्वे सर्वा होता था। लेकिन जब बाजीराव सेकंड ने मनमानी करनी शुरू की इनकी मृत्यु के बाद, तो ये आपसी मनमुटाव के वजह से इन्होंने
ये अलग होते चले गए कॉन्फेडरेसी से, अपने आप को ये अलग समझने लगे, इंडिपेंडेंट समझने लगे। ठीक है, जब ये इन्होंने पूना से अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू किया, अलग होना शुरू किया, क्योंकि सब आपस में इंडिपेंडेंट अपने आप को महसूस करने लगे और उसी तरह से बिहेव करने लगे, तो इनमें टकराव भी बढ़ा। और आप देखेंगे कि ज़्यादा टकराव उस समय इंदौर का होलकर और सिंधिया में टकराव रहता था। ठीक है, टकराव रहता था इनमें और इनमें, और कई बार जो सिंधिया जो था हालांकि अलग हो चुका था, लेकिन कई बार ये जो पेशवा है बाजीराव सेकंड, ये इससे सलाह भी ले लिया करता था। हालांकि सब अपने आप को इंडिपेंडेंट समझ रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ कैसे सेकंड एंग्लो मराठा वार की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले क्या करता है, देखिए ये इंदौर का जो होलकर है अक्सर सिंधिया के क्षेत्र में जाकर लूटमार किया करता था। सिंधिया परेशान था, तो इसने क्या किया कि पूना से दोनों क्या किए, पूना और ये सिंधिया, ये दोनों आपस में मिलते हैं, पूना और सिंधिया। ठीक है, तो यानी पेशवा और सिंधिया। तो पेशवा कौन है भाई, पेशवा बाजीराव द्वितीय सेकंड प्लस यहाँ पर ग्वालियर में उस समय बैठा हुआ है दौलत राव सिंधिया। दौलत राव सिंधिया कहाँ पे है, ये ग्वालियर वाला है। ठीक है, ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, और दोनों मिलके क्या करते हैं, इंदौर में जो होलकर बैठा हुआ है यशवंत राव होलकर, ठीक है, इंदौर में जो बैठा हुआ है यशवंत राव होलकर, ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, यशवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर देंगे। समझिएगा, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठा कॉन्फेडरेसी में बिखराव आ जाता है, मतभेद हो जाता है। हाँ, हालांकि मराठा कॉन्फेडरेसी का अध्यक्ष यही पूना में जो पेशवा बैठता था वही होता था, यानी उस समय बाजीराव सेकंड था। लेकिन बाजीराव की मनमानी से तंग आकर कॉन्फेडरेसी के जो भी सदस्य हैं, चाहे बड़ौदा का गायकवाड़ हो, ग्वालियर का सिंधिया हो, इंदौर का होलकर हो, नागपुर का भोसले हो, ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगते हैं, अपने आप को अलग कर देते हैं पेशवा से। हाँ, और इनमें आपस में मतभेद बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और खासकर सिंधिया और होलकर में तो ज़्यादा ही मतभेद है, दोनों लड़ रहे हैं। अक्सर होलकर क्या करता था, सिंधिया के क्षेत्र में जाकर लूटमार किया करता था। इस वजह से सिंधिया और पेशवा, चूँकि सिंधिया कई बार पेशवा को अपनी सलाह दिया करता था, मनमुटाव के बावजूद मनमुटाव अपना इंडिपेंडेंट बिहेव करते थे, लेकिन कई बार सलाहकार के रूप में भी ये काम कर देता था सिंधिया जो है पेशवा के लिए। हाँ, कुछ पूछा तो बता दिया भाई किस तरह से करना चाहिए, हालांकि सब इंडिपेंडेंट अपने आप को समझ रहे हैं। तो चूंकि सिंधिया का होलकर से मनमुटाव है बहुत ज़्यादा, तो ये दोनों पैक्ट कर लेते हैं, पेशवा और सिंधिया। यानी पेशवा कौन है, बाजीराव सेकंड, और यहाँ पे ग्वालियर में सिंधिया में कौन है, दौलत राव सिंधिया। ये दोनों मिलेंगे और मिलकर इंदौर में जो होलकर है इसके भाई यशवंत राव होलकर की हत्या, यशवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर देंगे। यहाँ पे यशवंत राव होलकर है। अब क्या होगा, होलकर, हाँ, इंदौर का जो यशवंत राव होलकर है ये जाएगा और ये कब्जा कर लेगा पूना पे, ये हमला कर देगा और पूना पे कब्जा कर लेगा। पूना पे कब्जा करने का मतलब क्या है, बाजीराव सेकंड को अब मतलब बाजीराव गया होगा, हमला किया, बाजीराव सेकंड इसमें हार जाता है होलकर से और पूना पर इसका कब्जा हो जाता है। और इसके बाद क्या होगा, हाँ, होलकर ने क्या किया, इसने यशवंत राव होलकर ने
इसकी भाई कहता है पूना पे कब्जा कर लिया। और पूना पे जब कब्जा हो जाएगा तो यहाँ से जो यहाँ जो पेशवा बैठा हुआ है बाजीराव सेकंड, ये भागेगा कहाँ पे? अंग्रेजों के पास। ये अंग्रेजों के पास पहुंच गया और उनसे संरक्षण मांगा। अंग्रेजों के पास पहुंच गया, संरक्षण मांगा। अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको संरक्षण देंगे, ठीक है, आप ऐसा कीजिए, हमारे साथ संधि कर लीजिए, सहायक संधि। देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पे पहले निजाम के साथ 1798 में सहायक संधि के द्वारा हैदराबाद को हड़प लिया गया, 1799 में सहायक संधि के द्वारा मैसूर को हड़प लिया गया, 1801 में अवध को हड़प लिया गया। तो वही यहाँ पर फॉर्मूला, और लॉर्ड वेलेस्ली का फॉर्मूला था ये। वेलेस्ली पूछा जाए आपसे, आगे हम पढ़ेंगे सहायक संधि पर डिटेल सब कुछ देखेंगे अलग से वीडियो में, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या हुआ। अब अंग्रेजों के पास जाएगा तो अंग्रेज कहेंगे कि भाई करो क्या, हम आपकी मदद करेंगे और आप हमारे साथ सहायक संधि कर लीजिए। एक बात समझिए, प्रथम युद्ध राघोआ की वजह से शुरू हुआ था, राघोआ भागा था। देखिए प्रथम युद्ध यहाँ पर लिख लीजिए, प्रथम युद्ध कौन था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम जो युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध, उसमें था राघोआ। और द्वितीय युद्ध इसमें है इसी का बेटा, हाँ, इसका पुत्र कौन है? बाजीराव द्वितीय। यानी कि यहां भी राघोआ के बेटे की वजह से ही ये युद्ध होगा, क्योंकि बाजीराव सेकंड, अब ये यहां राघोआ भागा था अंग्रेजों के शरण में, अब यहां पर क्या होगा? बाजीराव द्वितीय भाग रहा है अंग्रेजों के शरण में। ध्यान दीजिएगा, बाजीराव द्वितीय ये भाग रहा है अंग्रेजों के शरण में। तो बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों के पास गया, और अंग्रेजों के पास गया तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम आपको संरक्षण देंगे, आप हमारे साथ कीजिए सहायक संधि। तो वहीं पे जब अंग्रेजों के पास जाता है तो बाजीराव द्वितीय प्लस ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश, इनके बीच हो जाएगा बसीन की संधि। बसीन की संधि, ध्यान रखिएगा, संधि, और ये होगा 1802 में बसीन की संधि, ठीक है। और बसीन की संधि क्या है? एक सहायक संधि ही है, सहायक संधि। सहायक संधि इसमें क्या तय हुआ? हाँ, सहायक संधि में वही होगा कि हम अपनी सेना रखेंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि 60,000 की सेना हम आपको देंगे। कि सेना देगा बाजीराव, और बाजीराव क्या देगा? इस सेना का खर्च भी तो लेना है, तो बाजीराव सूरत देगा इनको। देखिए ध्यान रखिए, बाजीराव क्या देगा अंग्रेजों को? अंग्रेजों को देगा सूरत। सूरत कहाँ पे है? यहीं पे सूरत है, गुजरात में सूरत है, ये सूरत है लगभग। और ये सूरत मैंने बार बार बताया है, बहुत बड़ा व्यवसायिक केंद्र हुआ करता था सूती कपड़ा के लिए, हाँ, के व्यवसाय के लिए। आज भी सूरत में अच्छा व्यवसाय होता है कॉटन का, तो सूती कपड़े के लिए तो बहुत ही प्रॉफिटेबल एरिया था। तो जब बसीन की संधि हुई तो बसीन की संधि में, ठीक है, क्या तय हुआ? ये एक तरह की सहायक संधि थी। बसीन की संधि 1802 में हुआ, और इसमें बाजीराव और ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स, इनके बीच क्या तय हुआ कि अंग्रेज 60,000 सेना रखेंगे, देंगे बाजीराव सेकंड को, और सूरत जो है बाजीराव को देना पड़ेगा, क्योंकि सेना का खर्च इसी के रेवेन्यू से निकलेगा। ये तय हो गया। तो पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये बसीन की संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। क्या हुआ? तो 60,000 देने के लिए तैयार हुए थे अंग्रेज, और सूरत देने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि सूरत के रेवेन्यू से ही सेना का खर्च जो है वो चलना था।
तो ये एक सहायक संधि थी। सहायक संधि अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सहायक संधि क्या थी, ठीक है। तो सहायक संधि हो गई। जब सहायक संधि हो गई तब क्या होगा कि ये तो सहायक संधि करके अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में चला गया। कौन? बाजीराव सेकेंड, यहां जो पूना में पेशवा बैठा हुआ है, ये चला गया अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में। लेकिन जब ये अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में चला जाएगा तो ये मराठा कॉन्फेडरेसी के जो लोग हैं, हाँ, इनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ तो साथ दिया था सिंधिया ने भी, ठीक है, सिंधिया ने भी साथ दिया था, तो ये अच्छी नहीं लगेगी। और यहीं से जब वो अंग्रेजों के शरण में चला जाएगा तो मराठा कॉन्फेडरेसी के जैसे ये भोसले हैं, सिंधिया हैं, ये सब क्या करेंगे, ये युद्ध छेड़ देंगे अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। अब क्या होगा, तो यहीं से जब अंग्रेजों के खिलाफ ये युद्ध छेड़ेंगे तो यहीं से एंग्लो मराठा वार जो है 1802 में बसीन की संधि के बाद की जो सहायक संधि हुई, यहीं से एंग्लो मराठा वार की शुरुआत हो जाएगी। एंग्लो मराठा वार सेकेंड, मतलब सेकेंड द्वितीय एंग्लो मराठा वार की शुरुआत यही से मानी जाती है कि ये सहायक संधि के बाद ये तैयार हो जाएगा, एंग्लो मराठा वार शुरू हो जाएगा। और सिंधिया, पहले होलकर, गायकवाड़ तो इस युद्ध में था ही नहीं एंग्लो मराठा वार में, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन नहीं था, तो गायकवाड़ इसमें शामिल नहीं हुआ था, होलकर भी बाद में शामिल हुआ था, ठीक है। पूना का पेशवा बाजीराव सेकेंड जब चला जाता है, कहाँ पे, अंग्रेजों के शरण में, हाँ, तब क्या होगा कि सिंधिया और भोसले ये युद्ध छेड़ देंगे अंग्रेजों के खिलाफ, क्योंकि इनके लिए ये बड़ी बात थी कि ये चला गया अंग्रेजों के साथ, हाँ, मराठा कॉन्फेडरेसी का जिसको अध्यक्ष कहा जाता है वही जाके छुप गया अंग्रेजों के शरण में, ठीक है। तब यहाँ से तैयार होता है कि नहीं, अब युद्ध करना चाहिए, नहीं तो फिर ये तो अंग्रेजों को क्या फिर कहेंगे कि भाई हमारे साथ भी संधि करो, तो आखिर होगा वही, संधि तो करना ही पड़ेगा इनको, ठीक है। तो यहाँ पे बसीन की संधि हो गई। और एक बात मैं बताऊं कि ऐसा नहीं था कि इन्होंने पहले जब नाना फडणवीस थे या महादजी सिंधिया थे उस समय अंग्रेजों ने सहायक संधि का प्रस्ताव नहीं रखा था, उस समय भी रखा था, लेकिन उस समय ये वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग विल के व्यक्ति थे कि इन्होंने सहायक संधि को, सब्सिडियरी अलायंस को रिफ्यूज कर दिया था, नहीं करेंगे जी। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही कायर किस्म का है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये बाजीराव सेकेंड जो है यही अंतिम पेशवा है, ये भी ध्यान रखिएगा, अंतिम पेशवा, अंतिम पेशवा है। और ये रहेगा 1595-96 से इसका जो कार्यकाल है ये जो है ये 1818 तक रहेगा ये पेशवा, ध्यान रखिएगा। ये अंतिम पेशवा है बाजीराव सेकेंड, अंतिम पेशवा, ठीक है। पूछा जा सकता है अंतिम पेशवा कौन था भाई, तो बाजीराव द्वितीय। तो अब देखिए यहाँ से एंग्लो मराठा वार शुरू होने की कगार पे आ जाएगा और कई दौर के युद्ध होंगे। उतना समझना, उतना चर्चा करना आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है। कई दौर के युद्ध होते हैं और उसमें अलग अलग संधि हो गई। पेशवा के साथ तो बसीन की संधि तो पहले ही हो गई है। अब देखेंगे तो 3 और बचे हुए हैं। ग्वालियर, गायकवाड़ बिल्कुल अलग है, हाँ, पूछा जाएगा कि कौन नहीं था, तो गायकवाड़ नहीं था सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध में। अभी शुरुआत होगी सिंधिया और भोसले से। तो सिंधिया प्लस अंग्रेजों में देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ सिंधिया प्लस इंग्लिश, इनके बीच होगी जो संधि वो हो जाएगी सुरजी अर्जन गांव की संधि युद्ध के बाद। बस इतना ही आपको, सुरजी अर्जन गांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि। फिर भोसले,
भोसले प्लस इंग्लिश, ये नागपुर के भोसले थे, ठीक है ना, इनके साथ हो जाएगी देवगांव। देवगांव की संधि, ठीक है। और फिर हालांकि शुरुआती दौर में सेकेंड एंग्लो मराठा वार में होलकर नहीं है, फिर भी अभी होलकर शामिल नहीं है जब ये युद्ध शुरू होता है 1803 से, लेकिन अंत में अंग्रेज होलकर से भी करते हैं और होलकर प्लस अंग्रेजों के बीच होगा होलकर प्लस इंग्लिश, ये हो जाएगा राजपुर घाट। ठीक है, यहाँ पे मैं डेथ लिख देता हूँ इसका, इनकी डेथ हो जाती है। घाट की संधि। तो सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि, भोसले के साथ देवगांव की संधि, होलकर के साथ अंग्रेजों ने, ई स्टैंड्स फॉर इंग्लिश यानी ब्रिटिशर, राजपुर घाट की संधि। और ये किस तरह की संधि थे? ये संधि थे, आप समझिए, ये जो संधियां हुई हैं, ये सारी संधियां जो हैं, ये जो संधियां हैं, ये संधियां जो हैं, ये हैं सहायक संधि। सहायक संधि, तो सब सहायक संधि के घेरे में आ गए। और सहायक संधि का मतलब क्या है? अंग्रेज अपनी सेना आपके राज्य में रखेंगे, हाँ, उसके बाद उस सेना का खर्च भी आपसे लेंगे, आपकी सेना भंग हो जाएगी, आप किसी भी दूसरे शक्ति को अपने यहाँ, दूसरे यूरोपियन पावर्स को अपने यहाँ कोई नौकरी वोकरी के लिए नहीं रख सकते, मतलब दूसरे यूरोपीय देशों के लोगों को आप नौकरी पे नहीं रख सकते जो अंग्रेजों के दुश्मन हैं। आप युद्ध या ट्रीटी के लिए, वॉर और ट्रीटी के लिए आपको अंग्रेजों से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। और अंग्रेज क्या करेंगे? आपके राज्य में एक रेजिडेंट भी रखेंगे, हाँ, कहने के लिए तो वो आपके प्रोटेक्शन के लिए होगा, लेकिन ये रेजिडेंट जो होगा वो आपकी एक्टिविटीज़ पे, आपकी गतिविधियों पे निगरानी करेगा। तो पूरी तरह से आप अपनी गृह नीति, आप अपनी विदेश नीति, सब कुछ अंग्रेजों के हवाले कर रहे हैं, उन्हें सौंप रहे हैं। तो सिंधिया और अंग्रेजों के बीच सुरजी अर्जन गांव की संधि, भोसले अंग्रेजों के बीच देवगांव की संधि, होलकर और अंग्रेजों के बीच राजपुर घाट की संधि, और पेशवा के साथ तो बसीन की संधि हो ही गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि किसके साथ कौन सी संधि हुई, तो ये मिलाने के लिए दे सकता है, मैच करने के लिए, ठीक है। बाजीराव सेकंड के साथ अंग्रेजों ने बसीन की संधि की, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि की, भोसले के साथ देवगांव की संधि की, होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि की। ये मैच करने के लिए, सुमेलित करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहां तक देख लिया कि कैसे 1782 के बाद जब प्रथम युद्ध खत्म होता है और उसके 20 वर्षों के अंतराल के बाद जब सेकेंड एंग्लो मराठा युद्ध शुरू होता है, तो क्या क्या राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं और उसके बाद क्या क्या स्थिति बदली है दक्षिण भारत में, हाँ, अंग्रेजों की स्थिति में क्या बदलाव हुए हैं, अन्य भारतीय शक्तियों की स्थिति में क्या बदलाव हुए हैं। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि देखिए, जब ये सब चीज़ हो गया, यानी कि आप देखिए, अब यहाँ पे था मैसूर, यहाँ पे था मैसूर, ठीक है, यहाँ पे तो बंगाल था ही, यहाँ पे तो बंगाल था ही, यहाँ पे उसके बाद अवध था। तो सब कुछ आप देखेंगे कि पहले बंगाल, अवध, हाँ, यहाँ पे मैसूर था, हाँ, मैसूर था, हाँ, उसके बाद मैसूर थोड़ा और ऊपर कर लीजिए, यहाँ पे मैसूर था, ये आ गया था किसके नियंत्रण में? पहले ही 1799 में आ गया था मैसूर अंग्रेजों के नियंत्रण में,
निज़ाम यहाँ पे था, तो ये मैसूर के पहले 1798 में निज़ाम से सब्सिडियरी अलायंस हो गया, मैसूर से हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे ये बंगाल था, तो बंगाल से भी ये बंगाल 1764 के बाद इनको दीवानी मिल चुकी थी। यहाँ पर अवध था, तो अवध से भी 1801 में पहले ही बता चुका हूँ। उसके बाद ये सब के साथ ये देखिए ये सब आ गए अंग्रेजों के नियंत्रण में, ये संधि के साथ। अभी गायकवाड़ सिर्फ शामिल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ देगा कि सेकेंड एंग्लो मराठा वार में मराठा कॉन्फेडरेसी से वो कौन सा, मराठा कॉन्फेडरेसी का वो कौन सा सदस्य था जो शामिल नहीं था सेकेंड एंग्लो मराठा वार में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गायकवाड़ शामिल नहीं था। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक देखा कि 1994 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। 1795 में माधवराव सेकंड को जो पेशवा था उसकी मृत्यु हो जाएगी। और उसके बाद 1795-96 की बात है जब माधवराव सेकंड की जगह बाजीराव सेकंड को नया पेशवा बना दिया जाएगा। और यही जो है ये अंतिम पेशवा है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है अंतिम पेशवा कौन था, बाजीराव सेकंड, ठीक है। और ये अंतिम पेशवा कब तक रहता है, 1818 तक, जब देखेंगे कि अगला युद्ध भी इसी के समय होगा, ठीक है। अब जो अंतिम युद्ध है थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध, अच्छा उसके बाद 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाएगी। नाना फडणवीस की जब मृत्यु हो जाती है तो ये मराठा कॉन्फेडरेसी है। कौन कौन है इसमें भाई, तो पूना का पेशवा है, ग्वालियर का सिंधिया है, इंदौर का होलकर है, नागपुर का भोसले है और गायकवाड़ है बड़ौदा का। तो नाना फडणवीस में मैंने बताया कि ये काबिलियत थी कि, और महादजी सिंधिया में भी, कि इन लोगों ने मराठा कॉन्फेडरेसी को, मराठा महासंघ को एक सूत्र में पिरो कर रखा था, यूनाइटेड रखा था। लेकिन जैसे ही बाजीराव सेकंड बनेगा, और इनकी मृत्यु होगी, तो मनमानी अपनी शुरू कर देगा। तो मराठा महासंघ में जो जो इसके सदस्य हैं, चाहे बड़ौदा का गायकवाड़ हो, ग्वालियर का सिंधिया हो, इंदौर का होलकर हो, नागपुर का भोसले हो, ये सब अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगेंगे पूना से। क्यों? पूना से ये अपने आप को अलग करने लगे। क्यों? क्योंकि पूना ही इस महासंघ का अध्यक्ष होता था, पेशवा, जो कि बाजीराव सेकंड है, ये अध्यक्ष होता था। इनमें आपस में मतभेद रहेगा, टकराव रहेगा, और खासकर ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर में हमेशा टकराव की स्थिति बनी रही। होलकर सिंधिया के इलाके में जाकर लूटमार अक्सर किया करता था। तो बाद में इसी से तंग आकर सिंधिया और पेशवा बाजीराव, ये पेशवा बाजीराव सेकंड जो पूना में बैठता है, और यहाँ पे ग्वालियर में है दौलत राव सिंधिया, ये आपस में मिलते हैं और दोनों मिलकर इंदौर में जो यशवंत राव होलकर बैठा हुआ है, इसके भाई को की हत्या कर देते हैं। इससे क्या होता है, ये जाएगा यशवंत राव होलकर और नाराज होकर ये पूना पे कब्जा कर लेगा। जब पूना पे कब्जा कर लेगा तो इस पूना का जो बाजीराव सेकंड बैठा हुआ है, ये भागेगा अंग्रेजों के पास, और इसका रिजल्ट क्या होगा, अंग्रेज इसे मजबूर करेंगे कि ये और हमारे साथ कीजिए सहायक संधि, ठीक है। तो बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों में ये बसीन की संधि 1802 में होती है। और ये कौन सी संधि थी, पूछ दिया जाएगा, ये सहायक संधि थी। और इसमें क्या तय होता है, अंग्रेज 60,000 सेना से बाजीराव सेकंड की मदद करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, और इसके बदले सूरत का क्षेत्र जो है बाजीराव द्वितीय देगा अंग्रेजों को। बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र था, ये हो गया। और यहीं से जब ये अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में चला जाएगा, जब मराठा संघ का अध्यक्ष ही कहा जाता है, मराठा महासंघ का अध्यक्ष ही जो सर्वे सर्वा जिसको माना जाता था वही चला गया, तो अब इनको भी अपने अस्तित्व पे खतरा दिखेगा। तो फिर ये क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ देंगे। और जब युद्ध छेड़ेंगे तो कई दौर के युद्ध होगा, और यहीं से सेकेंड एंग्लो मराठा वार की शुरुआत हो जाएगी 1803 से। और इस युद्ध में आप देखेंगे कि मैंने बताया कि गायकवाड़ शामिल नहीं था। सबसे पहले ग्वालियर का सिंधिया और नागपुर का भोसले यही शुरुआत करेंगे, और अंग्रेजों के साथ इनका युद्ध होगा, ठीक है। होलकर बाद में आएगा। तो आप देखेंगे कि कई दौर के युद्ध होंगे, तो उतना जानने की मैंने कहा कि ज़रूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि युद्ध में क्या होगा कि फाइनली अंग्रेज जो हैं मराठों को मजबूर कर देंगे कि वो उनके साथ सहायक संधि करें, और सिंधिया के साथ ये करेंगे सुरजी अर्जन गांव की संधि, भोसले के साथ करेंगे अंग्रेज देवगांव की संधि, और होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि, और बाजीराव के साथ सेकंड के साथ तो बसीन की संधि की ही हुई है। मिलाने के लिए आ जाएगा इसमें, तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है।
कि कौन कौन सी संधि किसके साथ हुई थी। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगर हम देखें यहाँ पर एक छोटा सा मैप मैं और बना देता हूँ यहाँ पर, कि अगर देखें तो ये जो था, देखिए इनके पास मैसूर आ गया, सहायक संधि सबसे पहले आ गया था कौन, ये आ गया था ये निज़ाम का क्षेत्र आ गया था, निज़ाम का क्षेत्र आ गया था सहायक संधि में। फिर मैसूर का क्षेत्र आ गया, निज़ाम आ गया कब 1798 में, फिर मैसूर का 1799 में, ठीक है। उसके बाद सुरजी और जनगांव की संधि के साथ ये ग्वालियर का क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। बंगाल ऑलरेडी इनके पास है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये होलकर का इंदौर का क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। फिर भोसले का क्षेत्र आ जाएगा, अगर आप देखें तो भोसले का क्षेत्र आ गया। यहाँ पर हमने क्या बताया था, यहाँ पर निज़ाम के साथ 1798 में हो गया था क्या, सहायक संधि, ये क्षेत्र चला गया अंग्रेजों के पास। ऑलरेडी 1764 से बंगाल में ये बैठे हुए हैं दीवानी लेकर इसका। 1799 में मैसूर चला गया। उसके बाद आप देखेंगे तो पेशवा यहाँ पे पूना में था, पेशवा के साथ बसीन की संधि हो जाती है। ग्वालियर सिंधिया के साथ ग्वालियर में सुरजी और जनगांव की संधि। होलकर के साथ, हाँ होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि। और ये भोसले जो है, भोसले के साथ हो जाता है ये देवगांव की संधि। तो इस तरह से देखिए एक बहुत बड़ा भूभाग अब अंग्रेजों के पास है। यही नहीं, 1801 में इन्होंने यहाँ से अवध ले लिया था, अवध के साथ भी कर लिया था सहायक संधि, और इधर दिल्ली भी इनके प्रभाव में था ही। तो देखिए ये सारा क्षेत्र जो है अब अंग्रेजों के पास है, ये सारा क्षेत्र, हाँ ये सारा क्षेत्र अंग्रेजों के पास पहुंच गया, हाँ ये सारा, इधर बंगाल था ही, ठीक है। तो अब आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, जो जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो मैंने बता ही दिया। पूछा जा सकता है कि कौन महत्वपूर्ण कारण बना था, तो पहले युद्ध में राघवा रघुनाथ राव, तो दूसरे युद्ध में उसका बेटा बाजीराव सेकंड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सब कुछ आपको डिटेल में समझा दिया है। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.